कक्षा 10 विषय हिंदी पाठक्रम 8 सुधा मूर्ति लेकर मैं सतीश पंडित इस वीडियो में उपस्थित हुआ हूँ। विद्यार्थियों, सर्वजीव हितावह श्री स्वामीनारायण कुमारशाला गणभा गुरुकुल में आप सभी का खूब खूब स्वागत है। विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार सुधा मूर्ति ने अपने जीवन में जो भी बाधाएं आई उन बाधाओं को पार करते हुए बहुत ही अच्छी पढ़ाई करके, बहुत ही अच्छा साहस करके जीवन में तरक्की की। सुधा मूर्ति ने स्वयं तो जीवन में तरक्की की, लेकिन साथ साथ भारत में अनेक स्त्रियों को, अनेक नारी रत्न को, यही नहीं, नारी रत्न ही नहीं, अनेक बालकों को भी मदद करने की, सहायता करने की कोशिश सुधा मूर्ति ने की है। विद्यार्थियों, हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन आज़ादी के कई साल बाद भी, बल्कि मैं ऐसा कहूँ कि आज़ादी के कई दशक बाद भी भारत में महिलाओं की स्थिति जस की तस यानी विकासहीन बनी हुई थी। महिलाओं का विकास बहुत ही कम था। किसी भी क्षेत्र में महिलाएं बहुत कम दिखाई देती थी। खेल के क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो या अंतरिक्ष के क्षेत्र में हो, महिलाओं का भारत में योगदान बहुत कम रहता था। महिलाओं के लिए सिर्फ यह कहा जाता था कि महिलाएं घर की 4 दीवारों में ही सुंदर लगती है। इसके कारण भारत का विकास आज़ादी के बाद शुरुआत के दशकों में बहुत कम रफ्तार से बढ़ा। लेकिन सुधा मूर्ति जैसी नारी रत्नों ने हमारे देश की महिलाओं के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज हम देखते हैं, कोई भी क्षेत्र हो, महिलाएं पुरुष से विकास में कहीं कम नहीं है। महिलाओं का योगदान हर एक क्षेत्र में देखा जा रहा है। आज दुनिया की बात ना की जाए और भारत की ही बात की जाए तो भारत की महिलाओं ने विकास के नए बहुआयामी मानदंड तय किए हैं। खेल के क्षेत्र में आप देखते हैं कि भारत की महिलाएं लगातार अपने देश की शान, अपने देश की आन, तिरंगे का मान बढ़ा रही है। साथ साथ में हम देखते हैं कि उद्योग के क्षेत्र में हो या फिर विज्ञान के क्षेत्र में हो, महिलाओं का योगदान किसी भी प्रकार से पुरुषों से कम नहीं है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी महिलाएं भारत का नाम रोशन कर चुकी है, भारत के तिरंगे झंडे की शान बढ़ा चुकी है। सुधा मूर्ति ने भी अपने जीवन काल में बहुत संघर्ष किया, लेकिन संघर्ष के बाद जो सफलता प्राप्त की वह एक उदाहरण हमारे लिए प्रस्तुत करता है। सुधा मूर्ति के जीवन के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बात इस पाठ में की गई है। विद्यार्थियों, आज सुधा मूर्ति का नाम भारत की सम्माननीय स्त्री रत्न में लिया जाता है। सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए प्रेरणा मूर्ति है। स्त्रियों के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। यह सुधा मूर्ति के जीवन के बारे में जानने के बाद हमें पता चलता है। सुधा मूर्ति ने इंजीनियर के रूप में कार्य आरंभ किया, बाद में संशोधन तकनीकी क्षेत्र में, चिकित्सा लेखन के क्षेत्र में भी सुधा मूर्ति का योगदान उदाहरण स्वरूप है, बहुत महत्वपूर्ण है। इस पाठ में सुधा मूर्ति का महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में योगदान का वर्णन है। आइए पाठ वाचन करके मैं आपको यह महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं कि किस प्रकार सुधा मूर्ति ने महिलाओं के लिए एक उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया गया है, उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया है। अप्रैल 1974 की बात है। बेंगलुरु में गर्मी पड़ने लगी थी।
भारतीय विज्ञान संस्थान के परिसर में गुलमोहर के बड़े बड़े वृक्ष लाल रंग का फूलों से लदे हुए थे, झूम रहे थे। कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा समाप्त कर एक छात्रा हॉस्टल की ओर जा रही थी कि उसकी दृष्टि नोटिस बोर्ड पर लगे एक विज्ञापन पर पड़ी। यह विज्ञापन प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल कंपनी टेल्को टाटा की ओर से नौकरी के इच्छुकों के लिए था। कंपनी को योग्य और परिश्रमी इंजीनियरों की आवश्यकता थी। चौंकाने वाली बात यह थी कि छोटे अक्षरों में नीचे लिखा हुआ था, महिला उम्मीदवार आवेदन न करे। क्या लिखा हुआ था? महिला उम्मीदवार आवेदन न करे। विद्यार्थियों, सन 1950 में सुधा मूर्ति का जन्म हुआ था। सन 1974 यानी 24 साल की सुधा मूर्ति वह भारतीय विज्ञान संस्थान के परिसर में पढ़ाई करती थी। कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा में यह पढ़ाई करती थी और हॉस्टल में रहती थी। उसने देखा कि प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल कंपनी का विज्ञापन है, इश्तहार है, जाहिरात है। उस विज्ञापन को देखकर वह काफी खुश हो गई, लेकिन नीचे जब उसने छोटे से अक्षरों में यह लिखा हुआ देखा कि महिला उम्मीदवार आवेदन न करे, महिला उम्मीदवार इस पद के लिए आवेदन नहीं कर सकता, तब सुधा मूर्ति को बहुत बुरा लगा। वह मनोमन सोचने लग गई कि महिला के लिए ऐसा पक्षपात क्यों किया गया है, महिलाओं को अन्याय हो रहा है। और उसने इस अन्याय को दूर करने का प्रयत्न किया। उसने इस अन्याय को दूर करने की कोशिश आरंभ कर दी। उसने एक बार नहीं 2 बार पढ़ा। हाँ, यही तो लिखा था, उसे नौकरी की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसे विदेश में जाकर पढ़ाई करने के लिए छात्रवृत्ति मिल गई थी, स्कॉलरशिप मिल गई थी। उसे विदेश में स्नातकोत्तर परीक्षा के बाद रिसर्च की डिग्री के लिए छात्रवृत्ति मिलने की पेशकश हो चुकी थी। वह स्वयं भी विदेश में जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती थी, परंतु यहाँ यह भेदभाव स्त्री पुरुष में इतनी असमानता, बात उसे कुछ रुचि नहीं, कुछ अच्छी नहीं लगी। उसे बात पची नहीं, उसे दुख हुआ और उसने तुरंत अपने दुख को दूर करने का प्रयत्न किया। वह अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम स्थान आती थी। अब आप सोचोगे कि सुधा मूर्ति अपने वर्ग में हमेशा, अपने कक्षा में हमेशा प्रथम आती थी, तो उसकी कक्षा में कितने लड़के पढ़ते होंगे, कितनी लड़की पढ़ती होगी। अंदाज मारो कि उसके क्लास में, उसकी कक्षा में 100 लड़के पढ़ रहे हैं और उसकी कक्षा में 100 लड़कियां पढ़ रही है। सही है? सही होने की संभावना है? नहीं विद्यार्थियों, उसकी कक्षा में सिर्फ एक लड़की पढ़ती थी और वह एक लड़की, वह दूसरी लड़की नहीं, वह स्वयं सुधा मूर्ति अकेली थी। वह अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम स्थान आती थी और कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा में पुरुष सहपाठियों में अकेली लड़की थी। योग्य थी, परिश्रमी थी, नहीं उसे कुछ तो करना ही होगा। इस भेदभाव को सहना उसके बस की बात नहीं है। वह इसका विरोध करेगी और डटकर मुकाबला करेगी। उसने महिलाओं के प्रति हो रहे भेदभाव को दूर करने का प्रयत्न करने का निश्चय किया, क्योंकि यदि ऐसा न किया जाता तो महिलाओं के लिए विकास के रास्ते नहीं खुलते।
देखिए उस समय में महिला शिक्षण कितना कम था, स्त्री शिक्षा में बहुत कमी थी। प्राथमिक विभाग में चाहे कुछ लड़कियां पढ़ती हुई दिखाई भी दे, माध्यमिक में आते आते वह लड़कियों की संख्या कम हो जाती थी। हाई स्कूल की परीक्षा तो बहुत कम लड़कियां दे पाती थी, और स्नातकोत्तर और स्नातक की बात की जाए अर्थात कॉलेज की बात की जाए तो लड़कियां बहुत कम। 100 लड़के होते थे, वहां 1-2 लड़कियां ही पढ़ाई कर पाती थी, क्योंकि कोई भी माँ बाप अपनी बेटी को पढ़ाना ही नहीं चाहता था। यह थी आजादी के कुछ दशकों की बात की भारत की स्थिति। लेकिन सुधा मूर्ति इस स्थिति को दूर करना चाहती थी। सुधा मूर्ति चाह रही थी कि मुझे पढ़ने का मौका मिल रहा है, लेकिन कार्य करने का मौका नहीं मिल रहा, यह अच्छी बात नहीं है। उसने एक पोस्ट कार्ड लिया और वह लिखा। किसको लिखा, आइए देखते हैं। उसने अपनी डायरी में आवश्यक सूचनाएं लिखी और तेजी से हॉस्टल की ओर चल दी। उसने निश्चय किया कि वह टेल्को कंपनी के सर्वोच्च अधिकारी को सूचित करेगी कि उनकी कंपनी इस प्रकार का अन्याय नहीं कर सकती, इस प्रकार का अन्याय कर रही है। उसे उस सर्वोच्च अधिकारी का नाम तो मालूम नहीं था, केवल इतना पता था कि टाटा समूह के प्रमुख जे.आर.डी. टाटा हैं। उसने एक पोस्ट कार्ड लिया और जे.आर.डी. टाटा को संबोधित करते हुए पत्र लिख दिया। उसने पत्र में लिखा, आपने भारत में लोहा, इस्पात, रासायनिक पदार्थ, कपड़ा, मशीनों के बड़े बड़े उद्योग लगाए हुए हैं। भारतीय विज्ञान संस्था की स्थापना में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया है। सौभाग्य से मैं उसी संस्थान में पढ़ रही हूँ। मैं हैरान हूँ कि टेल्को जैसी कंपनी स्त्री पुरुष के बीच ऐसा भेदभाव कैसे कर सकती है। तो उसने भारत के महान उद्योगपति जे.आर.डी. रतन टाटा को यह चिट्ठी लिखी थी। वह चिट्ठी उन तक पहुंच भी गई और कुछ दिनों के बाद जवाब भी आ गया। 10 ही दिन में कंपनी ने उसे तार भेजा। कंपनी के खर्चे पर पूना शहर में साक्षात्कार के लिए उपस्थित हो, ऐसा कहा गया था। आवश्यक तैयारियों के साथ वह लड़की पूना पहुंची। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू आरंभ हुआ। काफी तकनीकी प्रश्न पूछे गए। देखो, सुधा मूर्ति को बहुत सारे प्रश्न पूछे गए, लेकिन सुधा मूर्ति बहुत तेजस्वी थी, पढ़ने में होशियार थी। उसने सभी प्रश्नों के सही सही उत्तर दिए। तभी एक बुजुर्ग सज्जन ने स्नेहमयी वाणी में कहा, तुम जानते हो कि हमने महिला उम्मीदवार आवेदन न करे ऐसा क्यों लिखा था? क्योंकि यहाँ फैक्ट्री में मुख्य कार्यस्थल पर किसी महिलाओं की नियुक्ति नहीं होती। तुम्हारी जैसी मेधावी लड़कियों को अनुसंधानशालाओं में जाकर कार्य करना चाहिए। विद्यार्थियों मेधावी अर्थात तेजस्वी, पढ़ने में जो बहुत होशियार होते हैं ना, पढ़ाई अच्छी तरह से करते हैं, उनको बहुत याद रह जाता हो, ऐसे लड़कों को और लड़कियों को मेधावी कहा जाता है। यहाँ सुधा मूर्ति बड़ी तेजस्वी थी और उस उम्रदराज व्यक्ति ने कहा कि आपको अनुसंधानशालाओं में जाकर के कार्य करना चाहिए। यहाँ फैक्ट्री में मुख्य कार्यस्थल पर महिलाओं की नियुक्ति नहीं होती है। लेकिन हमें कहीं से तो शुरुआत करनी होगी, नहीं तो कभी भी कोई महिला आपकी फैक्ट्री में कार्य नहीं कर पाएगी, सुधा मूर्ति ने कहा। एक लंबे साक्षात्कार के बाद लंबी आह भरते हुए अंत में उस वृद्ध सज्जन ने कहा, ठीक है, यह शुरुआत तुमसे ही की जाती है, बधाई। तो इस प्रकार सुधा मूर्ति को बधाई दी गई, अभिनंदन दिया गया। तो यह सुधा मूर्ति की जीत नहीं, यह महिलाओं की जीत थी, भारत की प्रथम महिला की जीत थी कि कोई कंपनी, कोई फैक्ट्री में काम करने वाली सुधा मूर्ति प्रथम भारतीय बनी थी। एक महत्वपूर्ण बात यह हुई।
टेल्को टाटा में इंजीनियर पद पर नियुक्त प्रथम महिला इंजीनियर कौन थी? सुधा मूर्ति टाटा के इंजीनियर पद पर प्रथम महिला थी। सुधा कुलकर्णी का विवाह टेल्को में ही कार्यरत श्री नारायण मूर्ति के साथ हुआ और उसके बाद सुधा मूर्ति ने जीवन में बहुत तरक्की की, बहुत मेहनत की और भारत की एक सफल स्त्री रत्न सुधा मूर्ति कहलाई। भारत की सर्वोच्च संस्था इन्फोसिस की स्थापना इन्होंने तथा इनके पति नारायण मूर्ति ने की है और बहुत सारी प्रगति उस संस्था ने की है। उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं दूसरे वीडियो में लेकर आपके समक्ष आऊँगा। आज के वीडियो में हमने देखा कि सुधा मूर्ति ने किस प्रकार बहुत संघर्ष किया और संघर्ष के बाद उसे सफलता मिली। विद्यार्थियों, इस वीडियो को अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक सुने और वीडियो को सुनने के बाद पाठ वांचन भी करें। पाठ के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी आपको पाठ वांचन करके ही मिलेगी। हर एक विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक से दूर न रहे। हर एक सब्जेक्ट में पाठ्य पुस्तक का अच्छी तरह से वांचन करना जरूरी है। विद्यार्थियों, मुझे विश्वास है आप अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। जय स्वामीनारायण।